गुड इवनिंग सभी स्टूडेंटों के एक बार पुनः गुड इवनिंग। आज की क्लास में अब जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं एक बार आप लोग बोलेंगे कौन कौन आ चुकी हो। हाँ, एक बार देख लेते हैं सभी का कमेंट कौन कौन जुड़ी है, फिर हम लोग 2-3 मिनट के बाद क्लास को शुरुआत करेंगे, है ना। तो आज हम लोग फिर से एक बार क्लास को शुरुआत करने वाले हैं यहाँ से। तब तक देख लेते हैं कि कौन कौन से आप लोग आ गई हो। फर्स्ट बैच में अनुपमा, चंदा, मिंटी, किरण, सोनालिका, बीना, जूही, अनु, ये प्रियंका, रूबी, सिंपल, अनु, इतना लोग आ चुकी है अभी तक में। ठीक है, इन लोगों के बैच में रजनी, चंद, प्रियंका, सोनामती, किंजू, ममता, कंचन, प्रियंका, अर्चना, काजल, अति अनिल, ये सब लोग आ गई है। सबको गुड इवनिंग। कनक भी आ गई। ठीक है, और एक इस बैच में कोई नहीं आया है। चलिए, तो इतना स्टूडेंट अब जुड़ चुकी है आज की क्लास में। मोना भी आ चुकी। चलिए मोना, थैंक यू, आ गई, कम से कम इतना मेहनत करके आ तो गई। नमनीता भी आ चुकी है इधर। और इन लोगों के बैच में खुशबू, रिंकी, प्रियंका, कंचन, सब कोई आ गई है। सब कोई आ गई है अब बिल्कुल रूप से क्लास में। सब कोई प्रेजेंट हो चुकी है। हाँ, सब आ गई है। किन मेरा नाम नहीं बोले। हाँ, किंजू नाम बोला हूँ। अंजलि आपका भी नाम है। रिंकी भी आई है। किरण भी आ चुकी है। चलिए, आज के क्लास को अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। किसी का इंतज़ार नहीं करने वाले हैं। किसी का इंतज़ार हम लोग नहीं करने वाले हैं और आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार बता दीजिए कि सभी के पास मेरी आवाज़ अच्छे से पहुँच पा रही है। एक बार बता दीजिए कमेंट करके। और आपको स्क्रीन अच्छे से देख पा रहा है, बताओ एक बार कमेंट करके। कमेंट करके एक बार बता दीजिए क्या मेरी साउंड आपके पास तक पहुंच पा रही है अच्छी तरीके से। हाँ हाँ, इन बैचों में बोले कि यस सर। अनु 2 है सर फर्स्ट बैच में। ठीक है, अनु 2 है तो यस सर, यस सर। चलिए, ऑल ओके सर। ठीक है प्रियंका, चलिए अब क्लास को हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। कल हम लोग कुछ क्लास किए थे, कुछ हम लोग पढ़े थे, इससे आगे हम लोग को करना है। आज बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना प्लीज़। और आज हम क्लास को ख़त्म करेंगे ये चैप्टर को। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्लास को करने दीजिए आगे। ठीक है, हाँ ठीक है। आज हम लोग बेहतरीन तरीके से क्लास को शुरुआत करेंगे और यहीं से शुरू करते हैं। और आज की क्लास अच्छी तरीके से करेंगे। आज आप लोग क्या करिए, कॉपी कलम खोल करके पहले पास में रख लीजिए। आज आप लोग को बहुत कुछ लिखना भी पड़ सकती है ना। हाँ हाँ, अरोग मूलक और रोग मूलक दोनों होंगे। और आप लोग कॉपी कलम खोल करके क्या तैयार है हो, क्या कॉपी कलम खोल करके पढ़ने के लिए तैयार हो? एक बार बता दो फिर से कमेंट करके, मैं क्लास को शुरू कर दूंगा। नीतीश कुमार कर रहा, मैं प्रीति सर जी। ठीक है, प्रीति हो आप। चंदा कुमारी हाय। ठीक है चंदा जी, आप भी आ गई हो। चंदा, गोनू, यस सर। ठीक है, मेरा कमेंट जा रहा है। हाँ चंदा, आपकी कमेंट आ रही है। खुशबू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चंदा आपकी कमेंट आ रही है। अर्चना आपकी भी कमेंट आ रही है। सबका कमेंट आ रहा है। चलिए चलिए, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, अब किसी का इंतजार हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्लास को शुरू करेंगे। टाइम पर शुरू कर देते हैं आज क्लास को। चलिए सिस्टर, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रोग मूलक सूक्ष्म जीवाणु के बारे में। रोग मूलक सूक्ष्म जीवाणु के बारे में, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यहाँ से आप लोग कमेंट मत करिए, बस कॉपी कलम कीजिए। जो कमेंट करोगी इस बीच में दूंगा, पूछ लेना जितने मन में बातें। का मतलब है रोग मूलक इंग्लिश नाम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है रोग मूलक। रोग मूलक कहने का मतलब है जो रोग को उत्पन्न करे, जो रोग उत्पन्न करे। ये रोग मूलक जीवाणु क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं और ये बीमारी उत्पन्न करते हैं। इससे हम लोग जर्म्स भी कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि रोग मूलक जीवाणु किसे कहेंगे, जो बीमारी को उत्पन्न करते हैं, रोग को उत्पन्न करते हैं। इंग्लिश में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
कभी कभी इंग्लिश नाम भी डायरेक्ट लिख दिया करते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं जिन जिन इंग्लिश नाम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है मैं उसको यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइटेड करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ये रोग मूलक है। अरोग मूलक, अरोग मूलक यानी कि जिससे रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, वो लाभदायक होते हैं। तो जो लाभदायक है वो तो लाभदायक है, लेकिन जो रोग मूलक है वो हानिकारक होते हैं, ये बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो अब कौन सी बीमारी उत्पन्न करते हैं, कैसे बीमारी उत्पन्न करते हैं, किस तरह से करते हैं, कौन कौन बीमारी है, किस मार्ग के द्वारा उत्पन्न करते हैं, तो ये सारी बातें हम लोग इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़नी होती है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं रोग मूलक। तो रोग मूलक का डिफिनेशन सब कोई समझ गई होगी। रोग मूलक बीमारी किसे कहते हैं सब कोई समझ गई। शशि वाला कह रही कि सर ठीक से नहीं दिख रही क्या, एक बार कमेंट करके बताओ सबको अच्छी से दिख रही क्या, एक बार कमेंट करके बताओ आप लोग। स्क्रीन अच्छा से दिख पा रही है आप लोग के पास, स्क्रीन दिख रहा है क्या। हाँ जी सर दिख रहा है। हाँ सर ठीक है। तो ये रोग मूलक हो गया, जिससे बीमारी उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोग मूलक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आपको ये यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। ये रोग जो उत्पन्न होते हैं, बीमारी जो उत्पन्न होते हैं, ये सभी तरीके से उत्पन्न हो सकते हैं। सभी तरीके से मतलब सभी तरह के यहाँ पर जीवाणु से उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे विषाणु से भी उत्पन्न हो सकते हैं, विषाणु से है ना, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। बहुत सारे यहाँ पर वायरस से भी उत्पन्न हो सकते हैं, वायरस से भी उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे फंगी से भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। तो जो बीमारी उत्पन्न करते हैं, जो हानिकारक होते हैं, उसे रोग मूलक हम लोग कहते हैं। तो अब थोड़ा से यहाँ पर देखते हैं रोग जो उत्पन्न होता है वो कैसे कैसे रोग उत्पन्न होता है, उनको थोड़ा से यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे एक नंबर से और यहाँ से लिखना भी पड़ सकता है आप लोग को। एक नंबर में ये है, एक नंबर में श्वसन मार्ग रिस्पेक्टरी ट्रैक, ये जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि बहुत ऐसे बीमारी होते हैं, बहुत ऐसे यहाँ पर जीवाणु होते हैं जो श्वसन मार्ग के माध्यम से, बहुत ऐसे जीवाणु होते हैं जो श्वसन मार्ग के माध्यम से क्या होता है, बॉडी में प्रवेश करता है। श्वसन मार्ग क्या है, हम लोग का नाक है ना, नाक से हम लोग सांस लेते हैं। तो नाक के माध्यम से, मनुष्य में नाक के माध्यम से, इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग जीवों में श्वसन मार्ग के द्वारा जीवाणु क्या करते हैं, अंदर घुस जाते हैं बॉडी में और रोग को उत्पन्न कर देते हैं। तो जो जीवाणु श्वसन मार्ग के द्वारा अंदर जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं वो इस प्रकार से है, जो हम आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं, कौन कौन से जीवाणु हैं जो सीधे नाके के माध्यम से घुस जाता है और बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे तो सामान्य सर्दी जो होता है, ये इन्फ्लुएंजा, ये आप लोग यहाँ पर देखेंगे सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंजा। सामान्य सर्दी को इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, ये दोनों चीज़ एक ही है। आप या तो उसे सामान्य सर्दी कहिए या फिर इन्फ्लुएंजा कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब ये सामान्य सर्दी या इन्फ्लुएंजा जो है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कॉपी निकाल करके नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये सामान्य सर्दी कहिए या फिर इन्फ्लुएंजा कहिए, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा एक जीवाणु है। इसी के कारण से इन्फ्लुएंजा एक क्या है, जीवाणु है। इसी जीवाणु के कारण से सर्दी होता है। जीवाणु यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं, है ना, ये यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी जीवाणु के कारण से, इसी जीवाणु के कारण से इन्फ्लुएंजा या फिर सर्दी होते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ये जीवाणु का ही नाम है। इन्फ्लुएंजा जीवाणु के कारण ही इन्फ्लुएंजा होते हैं या फिर सामान्य सर्दी होते हैं। दूसरा बात आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी पर। उसके बाद इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फ्लू बीमारी का नाम अगर आप लोग सुने हैं तो ये फ्लू भी इन्फ्लुएंजा ही होता है, इन्फ्लुएंजा को ही फ्लू भी कहा जाता है। फ्लू आप लोग इन्हें भी आप लोग थोड़ा सा याद अपना रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कहीं कहीं फ्लू अगर आपको दिखने को मिलता है तो इसे भी फ्लू भी कहते हैं, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। और श्वसन मार्ग जो होते हैं, श्वसन मार्ग जिसे हम लोग नाक कहेंगे, वो हाँ, जिससे हम लोग यहाँ पर नाक के माध्यम से सांस लेते हैं, तो ये इन्फ्लुएंजा जीवाणु क्या करते हैं, नाक के माध्यम से अंदर घुस जाते हैं और ये फ्लू या फिर सामान्य सर्दी या फिर इन्फ्लुएंजा की ये बीमारी यहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं।
तो ये आप लोग को फ्लू भी नाम यहाँ पर लिख करके थोड़ा सा लिख लेना है कॉपी पर। तो इसे थोड़ा सा लिख लीजिए। अगर आप लोग इसका लक्षण की बात करेंगे, इसके लक्षण की बात करेंगे, लक्षण की बात करेंगे तो इसमें इसका क्या क्या लक्षण हो सकता है, तो थोड़ा सा लक्षण भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। जैसे कि शरीर में दर्द होने लगता है, शरीर में, बॉडी में दर्द, शरीर में दर्द होने लगता है। अगर आपको इन्फ्लुएंजा होगा तो शरीर में दर्द होने लगेगा। उसके बाद सीढ़ दर्द होने लगेगा, सीढ़ दर्द होने लगेगा। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर बात करोगी तो आपको खांसी होना शुरू हो जाएगा, खांसी होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ अगर हो रहा है तो ये इनका लक्षण है। तो आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ को लिख लीजिए। हाँ, बॉडी पेन मैंने लिख दिया हूँ, तो ये सारे का सारे चीज़ आप लोग एक बार लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। तब तक मैं आपको बता देता हूँ, गले में खराश भी होता है। हाँ, सही बात है। यहाँ पर पूछ रही है कौन, हाँ, गुड़िया रानी की इन्फ्लुएंजा क्या होता है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु, इन्फ्लुएंजा एक जीवाणु है। इन्फ्लुएंजा एक जीवाणु है, याद रखना है, इन्फ्लुएंजा एक जीवाणु है, ठीक है। ये एक जीवाणु है जिसके कारण से इन्फ्लुएंजा बीमारी होते हैं, या फिर सामान्य सर्दी होते हैं, या फिर उसे फ्लू कहते हैं, ये फ्लू होते हैं। तो यही चीज़ है, इसके कारण से फ्लू, इन्फ्लुएंजा बीमारी कहिए या फिर सामान्य सर्दी के, ये सारे के सारे चीज़ होते हैं। इनका लक्षण होता है शरीर में दर्द, सिर दर्द, खांसी, ये सारे के सारे चीज़ आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। ये सभी का सभी चीज़, बहुत सारे चीज़ होते हैं, बहुत सारे चीज़ होता है, हल्का खांसी भी होते हैं। तो ये सभी का चीज़ आप लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख लीजिए। अगर लिख लियो तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना, बहुत सारे चीज़ आज पढ़ाना है, बहुत सारे चीज़ आज पढ़ाना है। आप लोग अगर लिख लोगे तो जल्दी जल्दी बताना, ज़्यादा टाइम लिखने में मत लीजिएगा। चलिए, लिख ली हो, बहुत अच्छी बात। चलिए इनको मिटा देते हैं। इसी तरह से आप लोग को सभी का सभी पॉइंट आप लोग को लिख करके रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी पॉइंट पर चलते हैं। दूसरी पॉइंट पर, दूसरी यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा खसरा, दूसरी दिख रहा होगा खसरा। तो थोड़ा सा इस खसरे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, खसरा को मिजल्स भी कहा जाता है, खसरा को मिजल्स भी कहा जाता है। तो आप लोग अगर नोट करना चाहते हो तो ये पॉइंट नोट कर लेना। कहीं कहीं पर खसरा को मिजल्स भी लिखा रहता है, तो आप लोग को मिजल्स भी लिख लेना है। अब ये जो है, ये खसरा जो है, ये खसरा किसके कारण से होते हैं, तो खसरा एक रूबेला ये जो रूबेला बैक्टीरिया है, इसके कारण ये रोग होते हैं, संक्रमण फैलते हैं रूबेला बैक्टीरिया के कारण। ये यहाँ पर आप लोग लिख करके रख लोगे। और इसके लक्षण की बात करोगी, इसके लक्षण की बात करती हो अगर यहाँ पर, तो इसका लक्षण अगर यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे तो इसमें भी क्या होता है, इसमें तेज बुखार आ जाता है, तेज बुखार आ जाता है, ठीक है, तेज बुखार आ जाता है। तो तेज बुखार लिख लेना है। उसके बाद नाक बहने लगता है, बहती नाक, यानी कि नाक में से एकदम बहने लगेगा गंगा, एकदम बहती नाक, ये नाक आप लोग को बहने लगते हैं। इसके साथ इसमें अगर बात करोगी तो इसमें भी थोड़ा बहुत खांसी होते हैं, इसका भी लक्षण खांसी है। और इसमें बात करोगी तो मांसपेशी में दर्द, मांसपेशी में क्या होता है, मांसपेशी में क्या होता है, दर्द होने लगता है, मांसपेशी में क्या होता है, दर्द होने लगता है। ये इनका लक्षण है। तो आप लोग थोड़ा सा लक्षण भी लिख लीजिए, इनका थोड़ा सा लक्षण भी लिख लीजिए, ठीक है। ये खसरा को मिजल्स भी कहते हैं। और ये रूबेला, ये जो है, ये रूबेला बैक्टीरिया के कारण ये होते हैं, रूबेला बैक्टीरिया के कारण। और इनके लक्षण है तेज बुखार, बहती नाक, नाक को बहना, उसके बाद मांसपेशी में दर्द, उसके बाद खांसी, ये सारे इनके लक्षण होते हैं। तो ये भी आप लोग को नोट कर लेना है। तो ये जो है होता है, ये खसरा जो होता है, खसरा जो बैक्टीरिया है, ये नाक के माध्यम से, श्वसन मार्ग के माध्यम से अंदर जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये संक्रमित करते हैं लोगों को। तो ये सभी का सभी आप लोग को नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी नोट हो जाता है पट से बता दीजिए कि जी सर हो गया नोट। आवाज़ नहीं जा रही क्या? आवाज़ तो जा रही होगी। एक बार नेट देख लो, आपके नेट फास्ट आए कि नहीं। रुक मने,
ठीक है, अगर लिख लिए हो तो जल्दी से बता देना कि लिख लिए हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। पूजा कुमारी, इसके बारे में आप लोग लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। क्लास का वीडियो कैसे होता है ये सब चीज़ लास्ट में पूछ लेना, ये सब क्लास के बीच में नहीं। वीडियो पीडीएफ ये सब बाद में, ये सब बाद में कैसे चलिए ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, मज़ा लगेगा आज पढ़ने में। आज पूरे बीमारी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगला, जो श्वसन मार्ग के माध्यम से होता है। ये श्वसन मार्ग के माध्यम से, जैसे कि हिम्फोलोसिस पर्ट्यूसिस के बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी श्वसन मार्ग के द्वारा, ये भी जो यहाँ पर जीवाणु है जो श्वसन मार्ग के द्वारा अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर रोग उत्पन्न कर देते हैं, संक्रमण लोगों को करने लगते हैं। पर हिम्फोलोसिस पर्ट्यूसिस को कुकर खांसी भी बोले जाते हैं। अब ये जो कुकर खांसी होता है ये किस जीवाणु के कारण होता है, तो यहाँ पर इस जीवाणु का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, हेमोफिल्स पर्ट्यूसिस के कारण ये बीमारी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये बीमारी ये पहले ही बता दिया हूँ, ये सभी का सभी नाक के द्वारा प्रवेश करते हैं और ये सभी नाक के द्वारा प्रवेश करते हैं। तो हिम्फोलोसिस पर्ट्यूसिस क्या है, नाक को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, नाक को प्रभावित करते हैं। ये भी आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा, किस अंग को, नाक को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसके यहाँ पर लक्षण की बात करेंगे कुकर खांसी की, तो छींकना, ठीक है, छींकना इसका ये लक्षण होता है। इसके बात करेंगे तो आँख से पानी आना, आँख से पानी आना, ठीक है, आँख से पानी आना, इनका ये लक्षण है, आँख से पानी आना। तो ये सभी का सभी आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। भूख कम लगना, अगर भूख आपकी कम लग रहा है तो भूख कम लगना, ठीक है, भूख कम लगना, ये इसका लक्षण है। तो ये लक्षण भी आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, ये जो हिम्फोलोसिस पर्ट्यूसिस है ये श्वसन मार्ग के द्वारा अंदर जाते हैं और लोगों में क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। और ये कौन से संक्रमित करते हैं, तो कुकर खांसी फैलाने लगते हैं और ये नाक को प्रभावित करते हैं। इनके लक्षण की बात करेंगे तो लोग छींकने लगे तो समझ जाना, आँख से पानी ज़्यादा आने लगे तो समझ जाना, भूख कम लग रहा है तो समझ जाना, ये कुकर खांसी की लक्षण है। तो सभी का सभी ये आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, और जल्दी नोट हो जाए तो तुरंत बता देना। पूनम कुमारी कह रहे कि क्लास में हूँ मैं या नहीं हूँ पता ही नहीं चलता। जब आप क्लास में नहीं हो तो मेरी आवाज़ कैसे सुन रही हो, मेरी आवाज़ सुन रही हो ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो देख रही हो ना, तो इसका मतलब आप क्लास में हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये सभी प्रश्न पूछते हैं आप लोग। हाँ हो गया, जितना जल्दी आप लोग नोट कर लोगे उतना जल्दी क्लास आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग नोट कर ली, इस बीमारी के बारे में भी समझ गए। ये सभी के सभी श्वसन मार्ग के माध्यम से जाते हैं अंदर और बीमारी को उत्पन्न करते हैं। छोटी कुमारी कह रही कि वीडियो नहीं चल रहा है, तो आपके मोबाइल में नेट नहीं होगा तो नेट डलवाइए फिर पढ़िए। ऑनलाइन तो नेट के कारण नहीं पढ़ पाओगे ना, नेट को भर दिन देखोगे सीरियल, भर दिन देखोगे शॉर्ट वीडियो, तो कहाँ से वीडियो चलेगा। अभी शॉर्ट वीडियो कम देखिए, रील्स कम देखिए, नेट को बचा के रखिए, 2-3 GB मोबाइल में होता ही होगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो अगला कौन से यहाँ पर बात करते हैं जीवाणु का, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया हूँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे हम लोग टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी कहते हैं, है ना। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये जीवाणु का ही नाम है, इसी के माध्यम से ये ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी फैलते हैं। इससे अगर आप लोग बात करेंगे तो इससे क्या क्या चीज़ हम लोग कहते हैं, इससे हम लोग क्या क्या चीज़ अलग से कहते हैं, तो इसको अलग से हम लोग यक्ष्मा भी कहते हैं, यक्ष्मा बीमारी भी कहते हैं। इसको अलग से यहाँ पर बात करेंगे तो तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक भी यहाँ पर होता है। इसको अगर आप लोग बात करेंगे तो टीबी भी कहते हैं, उसको कभी कभी लोग टीबी को एमटीबी भी कह देते हैं, अब एमटीबी क्यों कहते हैं, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस जीवाणु के कारण होता है, इसीलिए माइकोबैक्टीरियम का एम लेटर ले लिया जाता है और ट्यूबरकुलोसिस का टीबी ले लिया जाता है, इसलिए एमटीबी इनको कभी कभी कहा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। और टीबी को कभी कभी यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं,
क्षय रोग भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्षय रोग भी लिख लेंगे। तो ये सभी का सभी नाम, ये सभी का सभी नाम एक ही चीज़ हुआ, एक ही ये सारे के सारे जो रोग है, यक्ष्मा, तपेदिक, टीबी, क्षय रोग, ये सभी का सभी रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो यहाँ पर जीवाणु होते हैं इनके कारण यहाँ पर होते हैं। तो ये सभी के सभी आप लोग को लिख करके रख लेना है कॉपी पर, जल्दी से लिख कर रख लीजिए, जल्दी से कॉपी पर रख लीजिए। अब इनके देखिए, अब इनके लक्षण, ये इनके लक्षण देखिए, आप लोग का सिलेबस में ज़्यादातर अंदर तक नहीं जाना है, इसका लक्षण क्या है, कौन से जीवाणु कारण कौन से बीमारी होते हैं, बस वहाँ तक पढ़ लेंगे, काफ़ी हो गया। अब इनके थोड़ा सा लक्षण देख लीजिए, क्या क्या लक्षण होगा, लक्षण थोड़ा सा देख लेना होता है, तब तो बीमारी को पहचानेंगे कि कौन सी बीमारी क्या है। तो लक्षण की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो लक्षण क्या होगा, पुरानी खांसी, पुरानी खांसी। पुरानी खांसी में क्या होता है पता है, पुरानी खांसी रहेगा तो उसके खांसी के साथ ब्लड भी निकलते रहता है, तो ये होता है पुरानी खांसी। तो पुरानी खांसी यहाँ पर, उसके बाद खून वाली थक्के के साथ खांसी होना, जब खांसी होगा तो उनके मुंह से खून भी निकलते रहते हैं, है ना, तो ये पुरानी खांसी भी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग को लिख करके रख लेना। रात को पसीना आना, रात को पसीना आने लगता है, रात को पसीना आने लगना, ये सब क्या है, इस बैक्टीरिया के कारण जो बीमारी होता है, तो ये सभी लक्षण आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट करके लिख लीजिए, पुरानी खांसी, रात को पसीना आना, इनका लक्षण है। रात को बुखार भी आने लगता है, बुखार भी इनके इस बैक्टीरिया के कारण, इस जीवाणु के कारण क्या होता है, बुखार भी आने लगता है। तो यहाँ पर आप लोग को बुखार भी लिख लेंगे। बहुत सारे नाम होता है नम्रता, बहुत सारे नाम होता है, लेकिन जो जनरली चलता है नाम, जैसे कि यक्ष्मा, तपेदिक, टीबी, एमटीबी, क्षय रोग, तो ये जनरली चलता है। तो इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। बाकी तो एक बीमारी के बहुत सारे नाम होते ही होते हैं। तो ये सभी का सभी जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट हो जाएगा तो तुरंत बता दीजिए। सूखा खांसी क्या होता है, जिसमें सिर्फ खांसी होता है, सिर्फ खांसी होता है ना, बलगम सब नहीं निकलता है, उसे हम लोग सूखा खांसी कहते हैं। हो गया। सूखा खांसी में क्या होता है, सिर्फ खांसते हो। जब कोरोना हुआ था तो लोग को क्या होता था, सिर्फ खांसी होता था, सूखा खांसी, उसके मुंह से बलगम उलगम नहीं निकलता था, क्वाके तो कहते नहीं थे, कुछ मुंह से नहीं निकालते, सिर्फ खांस देती थी, कोरोना निकाल के चली गई, उसे सूखा खांसी हो गया। हो गया चलिए। हाँ नम्रता सही है, इसमें खांसी होता है, बलगम भी होता है, बिल्कुल रूप से। कोई पूछ रही थी सूखा खांसी, तो सूखा खांसी मतलब क्या, जिसमें बलगम नहीं निकलता हो, सिर्फ खांसी हो, वो सूखा सूखा हो गया। चलिए हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं अगला चीज़। अगला क्या है, अगला एक और यहाँ पर विषाणु देखेंगे, जीवाणु देखेंगे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के नाम से तो आप लोग समझ गए होंगे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। ये लेप्रोसी क्या होता है, लेप्रोसी क्या होता है आप लोग को शायद सबको पता ही होगा ये लेप्रोसी के बारे में। चलिए बताइए, माइको लेप्रोसी से क्या होता है, लेप्रोसी से कुष्ठ रोग होता है क्या, ये लेप्रोसी क्या है, कुष्ठ रोग होता है। इसके कारण क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। थोड़ा सा आप लोग इनको ध्यान से लिख लीजिएगा, इनमें क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। अब देखिए, ये जब कुष्ठ रोग होता है तो ये किन किन चीज़ों को प्रभावित करते हैं, किन किन चीज़ों को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर अंग भी लिख सकती हो आप लोग, किन किन चीज़ों को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा नाक या फिर त्वचा, उसके बाद यहाँ पर आँख, इन सब चीज़ों को भी ये कुष्ठ रोग यहाँ पर प्रभावित करते हैं। कुष्ठ रोग लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण, कहीं कहीं पर लेप्रोसी भी लिखा रहता है सीधा, कहीं कहीं पर कुष्ठ रोग लिखा रहता है। तो जो दोनों में से लिखा रहेगा उसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, कुष्ठ रोग लिखा है या फिर लेप्रोसी लिखा है, दोनों चीज़ लिखा रहता है। और प्रभावित होता है नाक, त्वचा, आँख, तो ये सारे के सारे चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके लक्षण की बात करते हैं कि इनका क्या क्या लक्षण हो सकता है। तो इनके लक्षण भी सेम चीज़ है। मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, ठीक है। आँख की समस्या होने लगती है, आँख की समस्या, रोशनी कम दिखेगी, आँख की समस्या, तो ये आँख की समस्या, तो ये सभी का इनका लक्षण है।
आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी का रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं, इसकी क्या लक्षण है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए और तुरंत कमेंट करके बता दीजिए अगर हो गया लिखा हुआ तो। हो गया सर, रिंकी बोली हो गया। इसी तरह से आप लोग अगर साथ में लिखती चलोगे तो एक इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए मैं कहते रहता हूँ कि आप लोग लिखते चलो। लिख लिए, चलिए अच्छी बात है, लिख ली, जल्दी जल्दी लिख ली, तो इसमें क्लास में आप लोग को जल्दी आगे आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए आप लोग अच्छी, आज आप लोग लग रही हो कि पढ़ रही हो, आज लग रहा है मुझे भी कि मैं आप लोग को आज मैं पढ़ा भी रहा हूँ। आप लोग आज जल्दी जल्दी लिख ले रही हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लिखने में तो एकदम आप लोग तो कितना टाइम लगाती थी ना। चलिए चलिए अच्छी बात है, आप लोग नोट कर ली, नोट कर ली। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ अच्छी बात है, क्योंकि प्रियंका कह रही कि क्योंकि आज मज़ा आ रहा है सबको। हाँ बिल्कुल रूप से मज़ा आएगा, पढ़ोगी अच्छा सो तब ना मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए तो ये हमारा शोषण मार्ग का था, शोषण मार्ग। यहाँ पर हम जो भी पढ़े हैं ये सभी का सभी बीमारी, थोड़ा सा छोटा करके मैं दिखा देता हूँ। ये सभी का सभी जो अभी यहाँ पर जीवाणु देखे, ये शोषण मार्ग के माध्यम से, ये सभी का सभी जो अभी आप लोग जीवाणु देखी, ये क्या करते थे कि शोषण मार्ग से, रिस्पिरेटरी ट्रैक के माध्यम से अंदर घुस जाते हैं और संक्रमण को फैलाने लगते हैं। सामान्य सर्दी यानी कि इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस प्रोटोसिस या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर लेप्रोसी, ये सभी का सभी जीवाणु क्या करते हैं, नाके के माध्यम से घुस जाता है अंदर और सब एक दूसरे को फैलाने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब 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 ये सभी का सभी जब जीवाणु आपके नाक में घुसते हैं तो बहुत सारे प्रकार के अलग अलग बीमारी होते हैं। खसरा, इन्फ्लुएंजा, कुकर खांसी, यहाँ पर क्या टीबी, कुष्ठ, तो इस टाइप के होते हैं। और ये सभी का सभी बीमारी क्या होते हैं, संक्रमण बीमारी होते हैं, जो क्या करते हैं एक दूसरे के तरफ में फैलाते हैं। इसी तरह से अब हम लोग अगला बीमारी की तरफ चलेंगे, जो संक्रमण बीमारी तो होगा लेकिन वो कैसे फैलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखते हैं आहार नाल के द्वारा। कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, आहार नाल के द्वारा अंदर घुस जाते हैं। आहार नाल यानी कि जिसके द्वारा भोजन यहाँ पर अंदर जाता है ना, एलिमेंट्री ट्रैक, उसके माध्यम से भी क्या होता है, अब यहाँ पर जीवाणु क्या करते हैं, अंदर घुस जाते हैं। तो उसके माध्यम से कौन कौन से यहाँ पर जीवाणु अंदर घुसते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, आहार नाल के माध्यम से। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब आहार नाल के माध्यम से बात करेंगे तो आहार नाल के माध्यम से जो घुसते हैं और इसमें कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है उनको थोड़ा सा हम लोग को फिर से एक बार नोट कर लेना है। एक नंबर में देखेंगे हेपेटाइटिस विषाणु प्रकार ए। अब देखिए हेपेटाइटिस विषाणु प्रकार ए है ना, यहाँ पर आप लोग सुनो ध्यान से, हेपेटाइटिस विषाणु प्रकार ए है। ये जो हेपेटाइटिस है इसका 5 प्रकार होता है, लेकिन आपकी सिलेबस में ए और बी के बारे में बताया गया है, तो ए और बी के बारे में हम आपको बताएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए मुन्नी अभी भी पूछ रही कि टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। टीबी बीमारी जिस बैक्टीरिया के कारण होता है ना, वही उसका हो गया टीबी उसका वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है देख लो, वही उसका फुल फॉर्म होता है टीबी का। आप देख लो, अभी तुरंत पढ़ाया हूँ, इतनी जल्दी पढ़ाया हूँ, तुरंत बोल रहे हो टीबी। इतना अच्छा से बताओ कि एमटीबी कैसे होता है और टीबी कैसे होता है, बताइए। निशा कमेंट करके बोलिए ट्यूबरकुलोसिस, तो थोड़ा सा खुद से भी समझने वाली बात है। चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस विषाणु का प्रकार ए पढ़ेंगे, टोटल 5 प्रकार तक होता है हेपेटाइटिस का। तो ए और बी आपके सिलेबस में है, तो मैं आपको ए और बी यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग के बारे में जिक्र कर देंगे थोड़ा सा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस विषाणु ए में क्या होता है, देखिए ये हेपेटाइटिस विषाणु है, एक हेपेटाइटिस विषाणु है और ये हेपेटाइटिस बीमारी के नाम से भी जाने जाते हैं। इस विषाणु से कौन सी बीमारी होते हैं, तो हेपेटाइटिस बीमारी होते हैं। ये विषाणु खुद है और यही बीमारी का नाम भी होते हैं। इस बीमारी को कभी कभी यहाँ पर बात करेंगे तो यकृत में सूजन, यकृत में बॉडी में जो यकृत होता है उसमें अगर सूजन हो जाता है, उससे भी हम लोग क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। तो कभी कभी ये भी बोले जाते हैं
ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो। बाकी हेपेटाइटिस खुद एक बीमारी है, इसे यकृत में सूजन हो जाना भी कहलाता है। और ये किसके कारण से होते हैं, किस विषाणु के कारण से होते हैं, तो हेपेटाइटिस विषाणु प्रकार ए के ए से, प्रकार ए याद रखना, चूंकि हेपेटाइटिस का 5 प्रकार होता है, ए प्रकार, बी प्रकार, सी, डी, ई प्रकार तक होता है। लेकिन ये जो यकृत में जो सूजन होता है, यकृत में सूजन, यकृत में, और ये हेपेटाइटिस खुद एक होता है, ये किस विषाणु के कारण, तो प्रकार ए के कारण होता है। तो इन चीज़ों का आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात क्या कर लेते हैं कि ये हेपेटाइटिस बीमारी किस कारण से होता है, किस कारण से, कारण क्या होता है इसका होने का कारण। तो कारण का अगर यहाँ पर बात करोगी तो दूषित भोजन, गंदा भोजन खाओगे ना, दूषित भोजन, तो आप लोग को बिल्कुल रूप से ये हेपेटाइटिस हो जाएंगे। ये दूषित भोजन, उसके बाद दूषित जल इसके द्वारा होता है, दूषित जल। तो जैसे कि आप लोग मार्केट में जाती हो, गप्पा गप गोलगप्पा खा के आती हो, तो सारे के सारे गंदा पानी ही रहता है, तो ये सब में हेपेटाइटिस ही होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से खाना गोलगप्पा, बहुत आप लोग यहाँ पर गोलगप्पा खाती हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान से खाना, इसमें दूषित जल की मात्रा ज़्यादा रहता है गोलगप्पा में। आप पटना में जितना गोलगप्पा खाने वाली हो ना, वो थोड़ा ध्यान से खाना। थैला वाला पानी पूरी हाँ, थोड़ा सा ध्यान से खाना, ठेला वाला पानी पूरी। शायद दो प्रियंका है एक ही में, इसमें शायद दो प्रियंका है फर्स्ट बैच में, है ना। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग खाना, ठीक है। तो ये नोट करिए, इसका लक्षण अगर आप लोग लिखेंगे तो लक्षण मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। लक्षण नोट भी करते जाइए, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा आज। नोट भी करते जाइए। ये त्वचा और आँख, ये त्वचा को प्रभावित करता है, ये त्वचा पे ये इफेक्ट डालता है, त्वचा पे, त्वचा और आँख पीली हो जाता है, आँख पीली हो जाता है, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, त्वचा और आँख पीली हो जाता है ना। कुमारी अनु बोल रही कि क्या सर याद दिला दे गोलगप्पे का, तो गोलगप्पा थोड़ा बढ़िया से खाना। हाँ लिखो, थोड़ा सा मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ गोलगप्पा वाले। स्मिता कमेंट कर रही है कि पहले ज़्यादा होता था हेपेटाइटिस, अब तो बर्थ के टाइम इंजेक्शन पड़ जाता है। सही बात है, लिख लिए। चलिए मोना सबसे पहले लिखती हूँ, बहुत अच्छी। सर हमको नहीं बताए। सपना सिंह आपको क्या बताऊँ, दो पूनम भी है। हाँ दो पूनम भी है, कर ली सर, ठीक है। लिख लियो तो बताओ कमेंट करके, मैं आपके लिए रुका हुआ रहता हूँ, आगे क्लास को ले जाऊँगा। अगर लिख लिए हो तो एकदम आप लोग बता दो जल्दी कमेंट करके। देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करोगे तो ही जल्दी हो पाएगा, नहीं तो मुझे तो पढ़ाना है, टाइम लगाओगे तो लेट होगा ही। चलिए हो गया सर, ठीक है। फास्ट में लिख लेती हो आप लोग, लिख लिए, ठीक है। लिख लिए तो हम भी मिटा देते हैं, चलिए हम भी मिटा देते हैं, अब हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग को दिखा देते हैं अगला कौन से होता है। अगला आप लोग ये नाम सुनी होगी, पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस से क्या होता है, पोलियोमाइलिटिस विषाणु से क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो पोलियो होता है, ये तो सबको पता ही होगा। इस विषाणु से क्या होता है, पोलियो होता है। इससे क्या होता है, पोलियो होता है। सोनलिका बोल रही है कि बोलने से पहले लिख लेते हैं सर जी, बहुत अच्छी बात है। पोलियोमाइलिटिस ये जो विषाणु है, इस विषाणु से क्या होता है, पोलियो होता है। क्या होता है, पोलियोमाइलिटिस, इससे पोलियो होता है। इंग्लिश नाम आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पर जिसमें लिखा है लिख लेना, ठीक है। तो इससे पोलियो होता है, याद आप लोग को रखना है। और ये जो पोलियो होता है तो आप लोग जान ही रहे हो, पोलियो ज़्यादातर किस में होते हैं, बच्चों में होते हैं। ये तो लिखना नहीं लिखना आप लोग समझ गई होगी। ये बच्चों में होने वाली रोग है, पोलियो का टीका किससे लगता है, बच्चा का ही लगता है। ये बच्चों में होने वाला रोग है। इन चीज़ों को आप लोग को थोड़ा सा लिख लेना है, ठीक है। अब ये बच्चों में होने वाला रोग है, थोड़ा सा इनको लिख लीजिएगा। और इसीलिए पोलियोमाइलिटिस का यहाँ पर ये जो विषाणु है, इसके कारण पोलियो रोग होता है और पोलियो का टीका भी लगाया जाता है।
अब ये टीका जो लगाया जाता है, ये टीका वाला चैप्टर आगे है। इसी सब्जेक्ट में टीकाकरण इम्यूनाइजेशन एक अलग से चैप्टर ही है, उसमें पूरा का पूरा टीकाकरण के बारे में भी बताएंगे। तो वहाँ पर आप लोग देख लेना, हेपेटाइटिस का टीका, पोलियो का टीका, जितना भी टीका है इम्पोर्टेंट सारे टीका के बारे में वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना, सभी टीका के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप लोग समझ गए पोलियोमाइलिटिस, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। हाँ हाँ, कभी कभी एडल्ट को भी हो जाता है प्रियंका, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में होने वाला रोग है ना, ज़्यादातर ये बच्चों में होने वाला रोग है। इसमें कुछ कुछ अगर लक्षण लिखोगे तो लक्षण भी आप लोग थोड़ा सा नोट कर सकती हो। अगर लक्षण लिखोगे तो इसमें क्या होता है कि पेट में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द इनका लक्षण है, पेट में दर्द। उसके बाद उल्टी, उसके बाद गला में दर्द करने लगा, गले में दर्द। तो ये सभी का सभी क्या है, इसका लक्षण है। गले में दर्द, ये सभी का सभी क्या है, इसका लक्षण है। हल्का फुल्का बुखार भी आने लगता है, हल्का बुखार, तो ये सभी का सभी इनका लक्षण है। ये लक्षण भी आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ये लक्षण भी आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। राजनंदिनी कह रही है कि सर हम लगाते हैं बीसीजी का टीका के बारे में भी बताएंगे। वैसे टीकाकरण के बारे में तो आप लोग को सबको क्लियर ही होगा, और टीका चैप्टर जो पढ़ाएंगे तो वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हो जाएगा तो कमेंट करके बताना एक बार जल्दी से। हाँ हाँ, वो टीका सब पढ़ाएंगे, ओपीवी, बीसीजी, सब टीका के बारे में पढ़ाएंगे। किंजू आपकी कमेंट क्या है, मैं आपकी कमेंट का जवाब दूंगा। क्या पूछी हो, FLP का टीका लगता है? हाँ, टीका वाला मत पूछो, टीका वाला चैप्टर है वो, मैं जवाब ही नहीं दूंगा टीका वाले पर। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ोगी पहले, उसके बाद में पूछना जो पूछना होगा। चलिए ठीक है, समझ गई। मैं डिलीट कर देता हूँ, सबको आ गया। चलिए सब नोट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अगला यहाँ पर बात करते हैं जीवाणु की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। अगला यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टाइफी ये क्या, एक विषाणु है, ये विषाणु है, और इसके कारण क्या होता है, टाइफाइड बुखार होता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है, इसके कारण बुखार होता है, टाइफाइड बुखार। अब टाइफाइड बुखार को आप लोग आंत्र ज्वार भी बोलते हैं, इसे भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। आंत्र ज्वार भी यहाँ पर टाइफाइड को बोलते हैं। ये नाम सभी तरह सा याद रखना है क्योंकि कभी कभी रहता है, ठीक है। ये सुलेमान टाइफी विषाणु के कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, टाइफाइड बुखार होता है ना। तो ये जीवाणु के कारण टाइफाइड बुखार होता है, जिसे हम लोग आंत्र ज्वार भी कहते हैं। और इसमें अगर आप लोग लक्षण की बात करोगी, क्या इनका लक्षण है, तो इनके लक्षण की बात करेंगे तो इनका लक्षण क्या है, उच्च ज्वार। इसका लक्षण क्या है, उच्च ज्वार, इसका लक्षण है उच्च ज्वार। उसके बाद चलिए, हाँ, इसका लक्षण है उच्च ज्वार। उसके बाद कमजोरी, बॉडी में कमजोरी भी होने लगता है एकदम। टाइफाइड बुखार तो आप लोगों में से बहुत को हुआ भी होगा, हमें लगता है, कमजोरी भी होने लगता है। सीढ़ दर्द तो इतना करते रहता है, वो तो पता ही होगा जिनको हुआ होगा, सीढ़ दर्द। उसके बाद बॉडी भी दर्द करते रहते हैं, बॉडी भी पेन करता है, बॉडी भी दर्द करता है, इसमें बॉडी पेन भी दर्द करता है। जिनको हुआ होगा उसको पता होगा कितना बॉडी दर्द करता है ना। सोनालिका करे कि हमें हुआ था सर, तो पता होगा टाइफाइड होने से क्या होता है। टाइफाइड जो ये साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया के कारण जो टाइफाइड होता है, तो इसका लक्षण तो पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बोले कि हमको हुआ था, हमें पता था कि आप लोग बताओगे इसमें से। बहुत सारे यहाँ पर कमेंट करे कि हमको हुआ था। चलिए अब नहीं होगा। ये बहुत ही खराब बुखार होता है, एकदम बॉडी को तो हालत खराब करके रख देता है। नोट हो गया, ये भी बताना थोड़ा सा। हाँ, बैक्टीरिया, ठीक है, ये थोड़ा सा नोट हो गया तो बता देना, आप लोग आगे बढ़ेंगे।
और ये किसके कारण से होता है ये तो पता होगा ना, ये किसके कारण से होता है टाइफाइड बुखार? तो गंदा पानी पियोगे, गंदा पानी, गोलगप्पा खाओगे, गंदा पानी वाला गोलगप्पा, तो आप लोग को टाइफाइड 100% होगा। गंदा पानी पीने से, गंदा पानी मेन रूप से याद रखना, गंदा पानी से और गंदा खाना खाने से, ठीक है, गंदा पानी से और गंदा खाना खाने से होता है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा याद रखना किसके कारण होता है। तो गोलगप्पा थोड़ा सा संभल के खाना, चाट वाट जो खाती हो थोड़ा सा संभल के खाना, नहीं तो एकदम होगा टाइफाइड पुनः। हाँ हो गया तो एक बार बता देना। हाँ सेकेंड बैच वाले लिख लिए हैं जागृति, हाँ फर्स्ट बैच वाले भी बोले कि लिख लिया हूँ। सबरीन नाज पूछ रहे कि कौन सा सब्जेक्ट है, संक्रमण चैप्टर है। और रिमिका कुमारी हो गया सर, संक्रमण चैप्टर है, यहाँ से आप पढ़िए। सबरीन नाज जी ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, कल से नया चैप्टर शुरू होगा, तो वहाँ से थोड़ा सा और डिटेल्स में समझोगे। संक्रमण चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन चैप्टर है ना, इन्फेक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये आप लोग थोड़ा सा देखिए। एक बार वीडियो को शुरू से देख लेना, 2-3 वीडियो मैंने किया हूँ पहले क्लास, उसको थोड़ा सा देख लेना, फिर आपको समझ में आएंगे। आपका पहला क्लास है ना इसलिए। चलिए नोट हो गया सभी को, सभी स्टूडेंट यहाँ पर नोट कर लिए हो। चलिए अब इनको मैं मिटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ आज की क्लास कैसा लग रहा है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ तब तक में। आज की क्लास कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट करके बताओ, समझ पा रही हो या नहीं। तब तक पानी पी लेता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताओ एक बार कैसा लग रहा है आज की क्लास। रीमा कुमारी भी जुड़ चुकी है इसमें से, ठीक है, दोनों का दोनों आई हो, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग ये भी पढ़ लिए, अब यहाँ पर हम लोग ये भी पढ़ लिए क्या कि आहार नाल के माध्यम से, आहार नाल एलिमेंट्री ट्रैक के माध्यम से कौन कौन से यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस अंदर जाते हैं, विषाणु और जीवाणु अंदर जाते हैं और लोगों में लोग संक्रमण करने लगते हैं। लोग छोड़िए कमेंट को, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कमेंट बाद में कर लेंगे, ठीक है, कमेंट बाद में कर लेंगे। और ये थोड़ा सा समझिए, आहार नाल जो होता है हमारे बॉडी का एलिमेंट्री ट्रैक जो है, इसके माध्यम से ये विषाणु अंदर जाते हैं, ये विषाणु अंदर जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस अंदर जाते हैं और क्या करते हैं, लोगों को संक्रमण करने लगते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को संक्रमण करने लगते हैं। तो ये आहार नाल एक माध्यम है जिनके माध्यम से हेपेटाइटिस विषाणु, पोलियोमाइलिटिस, साल्मोनेला टाइफी, विवोरिया कोलेरा, ये सभी का सभी इनके माध्यम से अंदर जाते हैं इनमें, है ना। थोड़ा सा ये देखेंगे, इसमें थोड़ा सा हाइजा छूट गया है, हाइजा को नोट कर लीजिए जल्दी से। अब थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर पढ़ोगी, थोड़ा सा फास्ट पढ़ोगे। हाइजा के बारे में देख लीजिए, ये विवोरा कोलेरिया विषाणु के कारण होता है हाइजा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कमेंट बंद कीजिए, मैं कितना बार से बोल रहा हूँ कि कमेंट बंद करिए लिखना। अब देखिए विवोरिया कोलेरा क्या है, विवोरिया कोलेरा जीवाणु के कारण, ये विवोरिया कोलेरा जीवाणु के कारण हाइजा होता है, ठीक है, हाइजा होता है। और यहाँ पर आप लोग देखना, ये हाइजा होने का कारण भी टाइफाइड वाली बात है। जैसे टाइफाइड में क्या होता है, गंदा पानी या फिर गंदा पानी या फिर गंदा भोजन खाने से टाइफाइड होता है ना। तो इसी तरह से ये भी यहाँ पर विवोरिया कोलेरा जो जीवाणु है, ये इसी के कारण से यहाँ पर गंदा पानी और भोजन करने से फैलता है, जिससे क्या होता है कि हाइजा बीमारी होता है। अब यहाँ पर आप लोग बात करेंगे हाइजा का, तो हाइजा का क्या होता है लक्षण क्या होता है कि यहाँ पर गंदा पानी के साथ, गंदा पानी के 10 ताना, गंदा पानी का क्या होता है 10 ताना, ये गंदा पानी का 10 ताना यानी कि उल्टी होता है, वही कहा जाता है, यह हाइजा में होता है। उसके बाद यहाँ पर मांसपेशी में ऐठन यानी कि बॉडी एक अलग प्रकार से दर्द करने लगता है। मांसपेशी में क्या होता है, मांसपेशी में
मांसपेशी में यहाँ पर दर्द होने लगता है, मांसपेशी में दर्द होने लगता है, यानी कि ऐंठन होने लगता है। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिख लेना आप लोग, प्रत्येक साल विश्व हैजा दिवस हम लोग मनाते हैं। प्रत्येक साल विश्व हैजा दिवस मनाते हैं, विश्व हैजा दिवस कब मनाते हैं? तो 23 सितंबर को। तो ये डेट भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। महक श्री करे कि क्या बताएं सर, मेरा कमेंट को आप पढ़ते ही नहीं हैं। आपके कमेंट को जवाब देने लायक रहेगा तो मैं खुद पढ़ लूँगा। चलिए इसको भी नोट करिए जल्दी से हैजा, फिर आगे क्लास को करेंगे। हाँ हैजा बता रहा हूँ, लिख लिए। चलिए ठीक है, निशा सबसे पहले लिख के कमेंट की है। हाँ इधर प्रीति भी, चलिए जल्दी से बताइए। और इधर आप लोग सबरीन नाज और रीमा कुमारी, आप दोनों भी यहाँ पर नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर हो जाना तो मुझे कमेंट करके बता देना। जितना मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ वो सारे के सारे आप लोग लिखते जाओ, सभी का सभी आप लोग भी लिखते जाओ। सबरीन नाज करे कि कौन से सब्जेक्ट है सर? प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राइमरी हेल्थ केयर हम लोग पढ़ रहे हैं। हो गया, चलिए हो गया, अच्छी बात। इतना फास्ट में आप लोग लिखोगे तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है, फिर मज़ा आता है। आप लोग इतने फास्ट लिखती हो तो। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं खाद्य विषाक्तता करने वाला जीवाणु। खाद्य विषाक्तता करने वाला जीवाणु कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि वैसा जीवाणु जो खाने पीने वाला चीज़ है उसमें क्या करता है? विष पैदा कर देता है, विषाक्तता कर देता है, पॉइजन कर देता है, पॉइजन फैलाने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग खाद्य विषाक्तता यानी कि खाने पीने वाला चीज़ जो फूड होता है उसमें जो पॉइजन उत्पन्न करते हैं, वो कौन कौन पॉइजन उत्पन्न करने वाला ऑर्गेनिज्म, पॉइजन उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा है जो यहाँ पर पॉइजन यहाँ पर उत्पन्न करते हैं खाने पीने वाले चीज़ में, फूड में, ठीक है। इसमें अगर आप लोग बात करेंगे तो स्टेफिलोकोकस ये एक जीवाणु है। ये क्या करते हैं? ये स्टेफिलोकोकस क्या करते हैं? ये जीवाणु है, ये खाद्य पदार्थों के खाने पीने वाले पदार्थों पर जाकर के बैठ जाते हैं, खाने पीने वाले पदार्थों पर जाकर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, जिससे कि स्टेफिलोकोकस रोग उत्पन्न होता है। इस रोग का नाम भी यही है, ये रोग का नाम भी है और जीवाणु भी है। इसी जीवाणु के कारण स्टेफिलोकोकस रोग भी होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रभावित अंग लिख लीजिए थोड़ा सा। इसमें प्रभावित अंग कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है इस रोग के कारण? स्टेफिलोकोकस जब होता है तो कौन कौन सा रोग प्रभावित होता है? तो त्वचा, यहाँ पर त्वचा आप लोग लिख लीजिए, त्वचा आप लोग लिख लेना, ठीक है। त्वचा आप लोग लिख लेना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर त्वचा लिख लेना। उसके बाद त्वचा पे क्या होता है कि फुंसी निकलने लगते हैं। त्वचा पे क्या होता है? फुंसी निकलने लगते हैं, तो ये भी होता है। इसके बाद उसके बाद त्वचा पर क्या होता है? ये लक्षण में है, ये लक्षण है इसका, ये लक्षण में आप लोग नोट करिएगा। फुंसी निकलना, ये लक्षण निकलना, और त्वचा पे फोड़ा निकलना। त्वचा पे यहाँ पर फोड़ा निकलना है ना। फोड़ा मतलब थोड़ा बड़ा सा हो जाता है ना फोड़ा, तो ये फोड़ा निकलना, ये इनका लक्षण है। फुंसी निकलना, त्वचा फोड़ा निकलना, ये इनका लक्षण है। ये स्टेफिलोकोकस जब रोग होता है तो ये त्वचा को प्रभावित करते हैं, त्वचा अंग को। और ये क्या क्या इनका लक्षण रहता है? कैसे? जब फुंसी निकलने लगे, त्वचा पर फोड़ा होने लगे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि स्टेफिलोकोकस होता है। और ये जो जीवाणु होते हैं, ये खाने पीने वाले जो पदार्थ होते हैं, फूड होते हैं, उस पर जाकर के बैठ जाते हैं और वही चीज़ हम लोग गपागप खाने लगते हैं तो एकदम यही रोग उत्पन्न हो जाते हैं। त्वचा को प्रभावित करते हैं, फुंसी निकलने लगते हैं, त्वचा फोड़ा होने लगते हैं। तो ये सभी का सभी इस जीवाणु के कारण से होता है। जल्दी से नोट हो जाएगा तो बता देना, हो जाएगा तो जल्दी से बता देना, ठीक है। मैं आप ही के कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ हो जाए तो जल्दी से बता दो, कमेंट करके आप लोग बताओगे तभी ना मिटाऊंगा। हो गया, चलिए बहुत अच्छा। चलिए
बेहतरीन क्लास कर रहे हो, चलिए बेहतरीन। अब यहाँ पर अगला अगला की बात करते हैं। अगला 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 जो यहाँ पर जीवाणु है साल्मोनेला संक्रमण, साल्मोनेला संक्रमण है ना। अब यहाँ पर आप लोग से ही पूछूंगा मैं इस चीज़ के बारे में, अब आप लोग जवाब देना इस चीज़ के बारे में। अब आप लोग जवाब देना, ये साल्मोनेला संक्रमण जो है इसके कारण कौन सी रोग उत्पन्न होता है बताओ। मैंने अभी तुरंत पढ़ाया हूँ, साल्मोनेला संक्रमण भी, साल्मोनेला से एक संक्रमण होता है, साल्मोनेला से एक संक्रमण होता है और इससे कौन सी रोग उत्पन्न होता है, कौन सा संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, इसके बारे में जल्दी से बताइए। मैंने अभी पढ़ाया हूँ, तुरंत तुरंत पढ़ाया हूँ, जल्दी से बताओ, इसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। चलिए काजल प्रियंका का आंसर आ गया और सही आंसर है इन दोनों का। चांदी का भी आंसर आया, रंजना, अनुप्रिया, राजनंदिनी, पूजा, इन सब का आंसर सही है। कंचन कुमारी का भी सही आंसर है, मोना का भी सही आंसर है। देखो पढ़ोगे तो हो जाएगा, पढ़ोगे तो हो जाएगा। हाँ नाज का भी सही आंसर है, सबरीन नाज का भी सही आंसर है। रीमा कुमारी आप नहीं पढ़ी क्या, हो सकता है आपकी पहली क्लास है छूट गया होगा, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा थोड़ा सा आपके लिए, मैं बताऊंगा। रीमा कुमारी गोंड आपके लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ देखिए ऊपर ही मैंने पढ़ाया हूँ, साल्मोनेला संक्रमण क्या होता है, इसके कारण टाइफाइड होता है, इसके कारण क्या होता है, टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है। सभी का सभी आंसर सही की हो। नहीं रुकमणी आपके आंसर गलत है, और अस्मिता आपकी भी आंसर गलत है, निशा का भी आंसर गलत है, अनुपमा का आंसर गलत है। ये गलत आंसर देने वाला का नाम भी मैं लूँगा, गलत मत आंसर करो। टाइफाइड होता है, मैं ऊपर पढ़ाया हूँ, साल्मोनेला संक्रमण से क्या होता है, टाइफाइड रोग होता है। चूँकि क्या होता है कि गंदा पानी पियोगे ना, गंदा पानी पियोगे, गंदा पानी वाला गोलगप्पा खाओगे ना तो आपको टाइफाइड होंगे। और ये साल्मोनेला संक्रमण क्या होता है, इसी गंदा पानी में घुसे हुए रहते हैं। और खाद्य पदार्थों, ये गंदा पानी भी तो खाद्य पदार्थ के अंदर ही आता है, इसके ऊपर बैठे रहते हैं। जो भोजन खाते हो उसके ऊपर जाकर के उसके ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं और वो चीज़ को गंदा कर देते हैं, तो क्या हो जाते हैं, टाइफाइड यहाँ से हो जाते हैं। तो ये टाइफाइड होता है। ये साल्मोनेला एक जो जीवाणु है ये खाने पीने वाले चीज़ पर बैठे रहते हैं और उससे हम लोग भी खाते हैं। जब खाएंगे इस जीवाणु को तो संक्रमण फैलेगा ही। कौन से संक्रमण, तो टाइफाइड। तो इसका आंसर टाइफाइड होगा, इसके बारे में डिटेल्स में बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्लोस्ट्रीडियम बोटोनिलम। क्लोस्ट्रीडियम बोटोनिलम ये संक्रमण जो है ये जीवाणु से क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इससे क्या होता है, पक्षघात, ठीक है, पक्षघात बीमारी होता है। पक्षघात का नाम आप लोग सुनी हो क्या, पक्षघात का नाम, पक्षघात का नाम क्या आप लोग सुनी हो। चलिए पक्षघात, ये क्लोस्ट्रीडियम बोटोनिलम के कारण क्या होता है, पक्षघात रोग हो जाता है। पक्षघात रोग को क्या कहते हैं, पक्षघात रोग को अगर आप लोग नाम नहीं सुनी हो तो एक नाम तो जरूर सुनी होगी, लकवा। लकवा तो आप लोग जरूर सुनी होगी कि लकवा मार दिया, ये बात आप लोग जरूर सुनी होगी। यानी कि जब बॉडी का कोई एक अंग काम नहीं करने लगता है, शरीर का कोई अंग जैसे हाथ, पैर, मुंह, कुछ भी, ठीक है। कुछ वर्ड इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है सुमन कुमारी, कुछ वर्ड मैं इंग्लिश में नोट कर दूंगा, ठीक है, कुछ वर्ड इंग्लिश में लिख दूंगा, ठीक है, अगला बार से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो लकवा बीमारी है या फिर पक्षघात रोग है, ये पक्षघात रोग, और ये पक्षघात रोग को ही लकवा बोला जाता है। लकवा कहने का मतलब है जब बॉडी का जब शरीर का, जब बॉडी का कोई पार्ट या फिर कोई अंग, कोई पार्ट या फिर उसे कोई अंग भी कहेंगे, वो क्या होता है, काम नहीं करने लगता है, तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, लकवा कहते हैं, पक्षघात रोग कहते हैं। ये जो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटोनिलम जीवाणु बैक्टीरियम के कारण ये होता है। समझ गए सभी का सभी समझ गई, इसके कारण से ये बीमारी होते हैं, सभी का सभी समझ गई। हाँ नोट कर ली तो बता देना थोड़ा सा। पैरालिसिस भी होता है, पैरालाइज लिखते हैं, पैरालिसिस कहा जाता है उसको, पैरालिसिस कहा जाता है, ठीक है, वो भी होता है, उसी का नाम है। हाँ चलिए नोट भी कर लो, अगर नोट भी कर लो, ये नोट भी कर लो, ठीक है। नोट कर ली हो तो बता देना कमेंट करके, मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा क्लास को।
हाँ सर हो गया। हाँ लिख लिए, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप यहाँ पर नाज, सबरीन नाज और रीमा कुमारी, आप दोनों कमेंट नहीं कर रही हो क्या? नोट नहीं कर रही हो क्या? या क्लास छोड़ के चली गई हो? बताओ थोड़ा सा कमेंट करके। आप दोनों क्लास देख पा रही हो अच्छी से? समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हाँ ठीक है नमिता, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देंगे, ठीक है, सब लिख देंगे, उर्दू में भी लिख देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, ये सब नाम क्या है? स्टेप्लोकोकिस, सोलोमेना संक्रमण, क्लोस्ट्रिडियम बेटुनुलम, ये सब क्या इंग्लिश ही है और हिंदी भी है। आप लोग ज़्यादा हिंदी वाली हो तो मैं हिंदी में यहाँ पर बता देता हूँ ज़्यादा करके। अब यहाँ पर एक और देखेंगे, एक और यहाँ पर देखेंगे। लगता है कि आज भी क्लास नहीं होगा, बेहतरीन क्लास पढ़ोगी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलिए एक और यहाँ पर देखेंगे, रक्त जनित रोगमूलक सूक्ष्म जीवाणु। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ये देखिए, बहुत ऐसे भी यहाँ पर जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, रक्त को, ब्लड बॉर्न पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या कहते हैं, रक्त जनित के माध्यम से, यानी कि जो ब्लड के कारण से भी यहाँ पर क्या होता है, उसके माध्यम से भी जीवाणु फैलते हैं। हाँ उर्दू में भी लिखाएंगे, पूजा करके उर्दू में भी सर, हाँ उर्दू में भी लिख देंगे। पहले लिखो, पहले समझो, इतना पहले जितना समझा रहा हूँ समझो, टाइम होते जा रहा है। रक्त जनित रोगमूलक में क्या होता है, रक्त के कारण से, ब्लड बॉर्न के कारण से भी क्या होता है, उसके माध्यम से भी यहाँ पर संक्रमण फैलते हैं। वो उसमें कौन कौन से जीवाणु इसको मदद करते हैं संक्रमण फैलाने में, उस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ पर आप लोग नोट करिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखोगे, आप लोग को मैंने बताया हो ना, अभी ऊपर बताया हो ना कि ये जो हेपेटाइटिस विषाणु है ये 5 प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के, ए प्रकार, बी सी डी ई प्रकार तक होते हैं। तो हमने ए प्रकार पहले पढ़ा दिया, ए प्रकार पहले पढ़ा दिया। अब ये जो विषाणु है ये बी प्रकार की है, यहाँ पर आप लोग लिख लेना ये हेपेटाइटिस विषाणु कौन सी है, तो बी प्रकार की विटामिन है। इसे आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए हेपेटाइटिस विषाणु बी से हेपेटाइटिस ही बीमारी होते हैं, ये बीमारी का नाम हेपेटाइटिस ही है और ये हेपेटाइटिस विषाणु बी से होती है, ठीक है। अब देखिए हेपेटाइटिस को क्या, हेपेटाइटिस को एच से शुरू होता है ना, हेपेटाइटिस विषाणु को वायरस बी से, और ये बी प्रकार के है तो बी, तो इसे एच बी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए चलिए इसे आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर समझिए आप लोग थोड़ा सा। ये HBP भी बोला जाता है। HBP क्यों बोला जाता है आप लोग समझिए ना, हेपेटाइटिस जैसे होता है ना, हेपेटाइटिस होता है ना, हेपेटाइटिस, तो ये हेपेटाइटिस का H लेटर ले लिया जाता है और वायरस का भी अक्षर ले लिया जाता है। और यहाँ पर ये विषाणु बी प्रकार के है, यहाँ पर बी लेटर लिया जाता है, तो इसीलिए ये तीनों लेटर लेकर के एच भी बी यहाँ पर इनको बोला जाता है। तो आप लोग को थोड़ा सा ये भी नोट कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा ये बताता हूँ, ये हेपेटाइटिस विषाणु से क्या होता है, ये लीवर पर इफेक्ट डालता है, लीवर को प्रभावित करता है, ये लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। ये लीवर और यकृत को प्रभावित करते हैं, ये भी यहाँ पर आप लोग प्रभावित अंग भी यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, अब ये जो विषाणु है कि कैसे फैलता कैसे है, तो यह रक्त के माध्यम से फैलता है, रक्त के माध्यम से फैलता है। उसके बाद यहाँ पर यौन शोषण, असुरक्षित यौन के माध्यम से यहाँ पर ये फैलते हैं। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये है ना, रक्त के माध्यम से, असुरक्षित यौन के माध्यम से, असुरक्षित यौन संबंध जब लोग बना लेते हैं एक दूसरे में, तब क्या होता है, ये रोग यहाँ पर फैलते हैं,
इसमें हेपेटाइटिस विषाणु एक दूसरे में चले जाते हैं तो हेपेटाइटिस यहाँ पर ये हो जाते हैं। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा लिख लेना। इसके अलावा अगर आप लोग बात करेंगे तो क्या होता है, गांव घर में एक सिरिंज होता है, एक सिरिंज होता है और एक सिरिंज से 4 आदमी को इंजेक्शन लगाते हैं। अब एक सिरिंज से 4 आदमी को इंजेक्शन लगाओगे तो हेपेटाइटिस आप लोग को होंगे। तो ये भी इसका कारण बनता है, यानी कि एक सिरिंज से अगर 2-3 को लगाओगे तो हेपेटाइटिस आप लोग को हो जाएंगे। उसके बाद एक जो सुई होता है, सुई, एक सुई से अगर 2-3 इंजेक्शन लगाएंगे तो उससे भी यहाँ पर हेपेटाइटिस हो जाता है। तो ये सभी का सभी पॉइंट आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। एक बार सभी का सभी ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, ये सभी का सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। हो जाएगा तो जल्दी से बता देना हो गया, जल्दी से बता देना हो गया अगर हो जाता है तो। हाँ सर हो गया सब बोल रहे हो गया। चलिए अच्छी बात है, आज आप लोग पढ़ रही हो, मुझे भी लग रहा है कि आज आप लोग पढ़ रही हो, एकदम मन लगा कि आज पढ़ रही हो लग रहा है। चलिए मैं डिलीट करता हूँ, मिटाता हूँ अब इन सब चीज़ों को। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेंगू के बारे में क्या बताना, डेंगू रोग के बारे में क्या बताना। ये तो सबको पता होगा, यह मच्छर काटने से होता है। ये जो डेंगू रोग है ये मच्छर काटने से होता है, ये सबको पता होगा ही। ये डेंगू रोग क्या होता है, डेंगू मच्छर काटने से होता है। डेंगू मच्छर काटने से होता है, जब एगो मच्छर होता है वो दूसरे मच्छर को, ये डेंगू मच्छर क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर ये व्यक्ति क्या है, बीमार है, इसको डेंगू बुखार लगा है। अब ये मच्छर क्या हुआ, ये मच्छर क्या हुआ, ये मच्छर यहाँ पर आया और इस बॉडी को काट लिया और आपके बॉडी पर जा करके फिर काट लिए। तो इसका जो ब्लड होगा जिसमें डेंगू वाला बुखार रहेगा, डेंगू वाला बुखार ये मच्छर काट करके आपके बॉडी पर आकर के यहाँ पर काट लिया, तो आपको भी क्या हुआ, इसके खून आप में आ गए। अब जैसे इसका ब्लड इसमें आप में आया तो आपको भी संक्रमित कर दिया। तो ये डेंगू मच्छर घूम घूम के टोला मोहल्ला घूम के सबको काटते जाते रहता है और सबको डेंगू वाला जो रक्त होता है वो सब में फैलाते जाते रहता है, जिससे डेंगू विषाणु फैलते हैं और डेंगू रोग यहाँ पर होते जाते रहते हैं। ये डेंगू है, इसका लक्षण क्या है, बुखार, इसका लक्षण क्या है, बुखार। तो ये डेंगू विषाणु हो गया। नोट कर ली साहब, क्लस मस्क्वाट, हाँ वही मच्छर, सबका सब नोट कर ली। जल्दी से बताओ दो एक बार कमेंट करके। हाँ पटना में बहुत होता है डेंगू, पूजा करेगी पटना में बहुत होता है। तुम पटना में हो क्या, पटना में होगी तो होगा ही। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे क्या है कि पास्चरेला पेस्टिस। अब देखिए पास्चरेला पेस्टिस ये खुद एक जीवाणु है और इसके द्वारा प्लेग रोग होता है। इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, प्लेग रोग होता है। अब देखिए प्लेग रोग होता है। अब प्लेग रोग में अगर आप लोग बात करिएगा तो प्लेग रोग ये पास्चरेला पेस्टिस के कारण क्या होता है, ये एक जीवाणु है, इसके कारण प्लेग रोग होता है। और प्लेग रोग प्रायः चूहे का रोग भी होता है। चूहा जो होता है ना, रैट, चूहे का रोग भी होता है। तो आप लोग को ये भी तरह से यहाँ पर ध्यान रखना, ये पास्चरेला पेस्टिस के कारण, इस जीवाणु के कारण प्लेग रोग होता है और इसे चूहे का रोग भी कहते हैं, चूहे का रोग भी होता है। अगर इसमें लक्षण की बात करेंगे प्लेग में, तो प्लेग में भी लक्षण है बुखार आना, मिचली आना है ना, बॉडी जैसे कैसे करते रहता है, मिचलते रहता है, ये मिचली आना। इसका यहाँ पर लक्षण है। ये दोनों का दोनों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, एक और यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, एक और ट्रेपोमा पोलिडा। तो ट्रेपोमा पोलिडा जीवाणु के कारण सिफिलिस होता है। ट्रेपोमा पोलिडा के कारण कौन सी होता है, सिफिलिस होता है। सिफिलिस ये रोग के नाम है, ये सिफिलिस होता है इस जीवाणु के कारण। और अंत में क्या है, मलेरिया एक खुद रोग के नाम है, जो क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है, और कौन सी मच्छर, तो मलेरिया के बारे में तो हमें लगता है सबको पता होगा, मादा
मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये मलेरिया रोग होता है ना। मलेरिया, इसमें क्या होता है, बुखार लगता है ना लोगों को, मलेरिया वाला बुखार। तो ये यहाँ पर लिखेंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे। ट्रिपोमा पोलिडा से क्या होता है, सिफिलिस रोग होता है। मलेरिया मच्छर काटने से होता है, मच्छर काटने से। और ये कौन से मच्छर, तो मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। ट्रेपोनोमा होता है, तो ट्रेपोनोमा ही तो लिखा हो ना, ट्रेपोनोमा पोलिडा। डेंगू का कौन सा मच्छर होता है, डेंगू में कौन सा मच्छर काटा जाता है। देखिए डेंगू में आप लोग बात करते हो तो एडीज मच्छर, डेंगू का अगर आप लोग यहाँ पर लिखोगे तो नोट कर लीजिए, डेंगू का नोट कर लीजिए। डेंगू का मच्छर का नाम लिखोगे, ये मच्छर काटने से होता है। तो एडीज, एडीज, एडीज मच्छर आप लोग नोट कर लीजिए, एडीज, एडीज मच्छर आप लोग नोट कर लीजिए। एडीज मच्छर, एडीज मच्छर यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये एडीज मच्छर आप लोग नोट कर लीजिए, एडीज मच्छर, ये एडीज मच्छर आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, एडीज मच्छर लिख लीजिए डेंगू के लिए। सभी का सभी क्या नोट कर ली, सभी का सभी क्या नोट कर ली। सिफिलिस का लक्षण पूछ रहा है सबका सब। देखिए आप बहुत सारे कैंडिडेट सिफिलिस के बारे में पूछ रहा है, तो मैं लास्ट में सिफिलिस के बारे में बता देता हूँ। मैं लास्ट में सिफिलिस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए मैं इसे मिटा दूँ क्या, इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए चलिए, हाँ देखिए सिफिलिस के बारे में जो आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हो ना, ये सिफिलिस, तो ये क्या होता है कि जब लोग यौन संबंध बनाते हैं, जब लोग यौन संबंध बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, तब जाकर के यौन संबंध में जब असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, असुरक्षित जब लोग यौन संबंध बनाते हैं तब जाकर के सिफिलिस फैलता है। सिफिलिस में क्या होता है, सिफिलिस में क्या होता है, ये त्वचा को भी प्रभावित करते हैं। अब त्वचा को जो प्रभावित करता है तो स्क्रीन पर क्या होता है कि चकते फैलने लगते हैं, चकता जो निकलते रहता है, हाँ फीमेल के पार्ट में होता है, बिल्कुल रूप से फीमेल के पार्ट में होता है, और चकता फैलने लगता है। उसके बाद छोटा मस्सा निकलने लगता है, छोटा छोटा जो मस्सा होता है वो निकलने लगता है, इसकी पहचान ये है। इसके बाद भी सिफिलिस का जो लक्षण जो प्रकट निकलता है ना, हाँ एसटीडी रोग भी होता है, एसटीडी रोग भी होता है, ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पर सिफिलिस का लक्षण धीरे धीरे पता चलता है, पार्ट टू पार्ट चलता है, पहला चरण होता है, दूसरा चरण होता है, तीसरा चरण होता है, ये इनका तरीका है। आप लोग को मेनली याद रखना है सिफिलिस रोग किसके कारण, तो ट्रेपोनोमा पोलिडा के कारण होता है, ये आप लोग को याद रखना। और ये रक्त जनित रोगमूलक सूक्ष्म जीवाणु के अंदर आते हैं, बस ये आप लोग को याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। सब समझ गए क्या, सब समझ गए क्या, एक बार बताओ कमेंट करके, सब कोई समझ गए क्या, सभी का सभी समझ गए तो एक बार कमेंट करके बता दो। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं, एक दिन और आप लोगों को क्लास लगेगा इसमें। देखिए थोड़ा सा समझने के लिए टाइम देना पड़ता है, इसलिए ये मत घबराना कि ज़्यादा मतलब सर नहीं पढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, और आज की क्लास कैसा रहा एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो। किसी के मन में कोई डाउट है, किसी के मन में कोई डाउट है आज की क्लास का,
किसी के मन में कोई डाउट है आज की क्लास का तो एक बार कमेंट करके बताओ। आज की क्लास कैसा रहा बताओ एक बार कमेंट करके। आज की क्लास कैसा रहा एक बार कमेंट करके बताओ। माइंड ब्लोइंग सर, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। आज की क्लास कैसा रहा एक बार आप लोग बताओ। फिजिक्स क्लास का भी टाइम है, फिजिक्स क्लास का बहुत अच्छा। आज मन लगा पढ़ने में, बहुत अच्छा, मस्त मस्त था सर। ठीक है, आज तो मज़ा आ गया। आगे धीरे धीरे और मज़ा आएगा पढ़ने में, और भी मज़ा आएगा पढ़ने में, चिंता मत करिए। थोड़ा सा और भी समय बीतने दीजिए, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए चलिए, कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं पढ़ाऊँगा ना तो कोई डाउट नहीं रहेगा, चिंता मत करिए, रिजल्ट आपके हाथों में है। चलिए, सभी को थैंक यू, सभी को मोस्ट वेलकम भी, और गुड नाइट।